नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसको लेकर के बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुकी है। अब वो बात अलग है कि वो माने या ना माने, लेकिन जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त है। इस सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव से पहले वंदे मातरम पर हिंदू मुस्लिम करके पूरे संसद में डिबेट करना चाहती थी कि वंदे मातरम पर डिबेट होगी और हिंदू मुस्लिम का एक ध्रुवीकरण हो जाएगा, वोट मिल जाएगा और बंगाल में अपनी सरकार बना लेगी। इस बीच कई दिन तक संसद नहीं चली, विरोध होता रहा, लेकिन अंत में एक सामूहिक रूप से विपक्ष और सरकार के बीच एक डील हुई कि भाई आप ऐसा करिए, वंदे मातरम गीत को लेकर के संसद में बहस होने दीजिए। और इधर विपक्ष ये चाहता था कि हम SIR पर, वोट चोरी पर हम बात करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस डील को वोट चोरी और SIR का नाम बदल करके कहा कि आप चुनाव सुधारों पर बात कर सकते हैं। ये डील हुई दोनों की। तो राहुल गांधी ने और विपक्ष ने पूरे ने मान लिया कि भाई हम वंदे मातरम पर पहले संसद में बहस कर लेते हैं, उसके बाद हम चुनाव सुधारों पर बात करेंगे। अब सरकार को क्या मालूम था कि चुनाव सुधार के दौरान कल राहुल गांधी पूरी हवा निकाल देंगे संसद में। वही हुआ। कल संसद में जो कुछ भी राहुल गांधी ने बोला वह उल्टा पड़ गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसके बाद फिर आपको मालूम है कि राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं 5-6 दिन के लिए। उसको लेकर के कल से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी और सरकार के तमाम लोग एकदम राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो तो ऐसे ही जाते हैं, जब संसद का सत्र होता है उसी समय चल देते हैं। इसकी काट तत्काल निकाली गई और वो सारी चीज़ें हम आपको सुनाते हैं। तो पहले तो हम आते हैं कल का जो राहुल गांधी का भाषण है, वो हम मेन मुद्दे आपके सामने रखते हैं, उन्हें सुनिए। वंदे मातरम पे मैं थोड़ा संजय सिंह को आपको सुनवा देता हूँ, वो सुन लीजिए। मतलब क्या है? वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि की वंदना। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना। नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं अपने माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, RSS के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा, देशभक्ति की बात कर रहे हैं। तमाम तरह के चोर होते हैं, आप लोग तो बहुत चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। हमारे ऊर्जा मंत्री हैं माननीय मंत्री जी AK शर्मा जी, उनके सामने व्यापारी लोग पहुंचे, उन्होंने कहा 21 घंटे से लाइन। अब राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जो रिकॉर्ड में है। 10 दिसंबर 2025 को लोकसभा में चुनाव सुधार पर के जो मुख्य बिंदु हैं भाषण के उनके, वो ये हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान चुनाव सुधारों पर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बहस में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जोरदार भाषण दिया। यह भाषण वोट चोरी, चुनाव आयोग, ECI की निष्पक्षता, संस्थागत कब्जे और लोकतंत्र की रक्षा पर केंद्रित था। उनके भाषण ने सदन में हंगामा मचा दिया, खासकर जब उन्होंने RSS पर आरोप लगाए और अमित शाह को खुली बहस की चुनौती दी। भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की और विपक्ष ने बाद में सदन का वॉकआउट किया। भाषण के जो प्रमुख बिंदु थे वो ये थे। राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी से बड़ा देश विरोध
विरोधी कोई काम नहीं है जो लोकतंत्र के ताने बाने को नष्ट करता है। मुख्य आरोप और उनकी मांगें इस प्रकार थी। चुनाव आयोग पर आरोप था ईसीआई सत्ता बीजेपी के साथ मिली भगत कर रहा है। हरियाणा और कर्नाटक चुनावों में बड़े पैमाने पर वोटर फ्रॉड साबित हो चुका है। एडीआर डेटा के हवाले से कहा गया है, जो हम आपको सुना रहे हैं, अधिकांश उल्लंघनों पर क्लीन चिट दी। संस्थागत कब्जे का भी आरोप लगाया। आरएसएस ने देश की सभी संस्थाओं, लोकसभा से पंचायत तक पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने 30 जनवरी 1948 गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि यह कब्जा असहज सत्य है, लेकिन इसे बोलना जरूरी है। 3 बड़े सवाल उठाए उन्होंने। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सीजेआई को क्यों हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेश के बावजूद संसद ने कानून क्यों बदला, 2024 में चुनावों से ठीक पहले चुनाव आयुक्तों को अभूतपूर्व कानूनी इम्यूनिटी क्यों दी गई, पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को सिर्फ 45 दिनों बाद नष्ट करने का नियम क्यों बनाया गया। 4 मुख्य सुधार जो उन्होंने बताए वो ये थे कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट चुनाव से कम 1 महीने पहले सभी दलों को उपलब्ध कराई जाए। सीसीटीवी फुटेज का संरक्षण, पोलिंग स्टेशनों के फुटेज को जल्दी नष्ट करने का नियम हटाए जाएं। ईवीएम पर पारदर्शिता होनी चाहिए, विपक्ष को ईवीएम तक की पहुंच होनी चाहिए। उनका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए। इम्यूनिटी जो उनको दी गई है कि चुनाव अधिकारियों के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता, उस नियम को भी हटाया जाए। चुनाव आयुक्तों को दंड से बचाने के लिए कानून बदलें और ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। राहुल ने कहा कि ये मांगें अगर मान ली जाएं तो चुनाव आयोग गंगा स्नान कर सकता है। उन्होंने ईसीआई को चेतावनी दी कि यह कानून पूर्वव्यापी बदला जाएगा और हम आपको ढूंढ लेंगे। सदन में प्रतिक्रियाएं जो आईं, स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को विषय से भटकने को कहा। किरण रिजिजू ने टोका कि चुनाव सुधार पर बोलें, आरएसएस पर नहीं। अमित शाह ने जवाब में नेहरू इंदिरा गांधी का जिक्र किया और राहुल को डिफेमेसिव बताया। राहुल ने शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहस की चुनौती दी, जिस पर शाह ने कहा, ये तय करूंगा कि क्या बोलूं। बीजेपी सांसदों जैसे सम्बित पात्रा राहुल पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। यह भाषण विपक्ष की रणनीति का हिस्सा था जो एसआईआर पर ईवीएम पर केंद्रित था। राहुल ने बदले में एक्स पर ट्वीट कर अपनी मांगें दोहराई और सर्वे के अनुसार 45% भारतीय ईसीआई के पक्षपाती मानते हैं, जो राहुल के दावों को बल देता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत सारी और भी बातें थी जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब राहुल गांधी जा रहे हैं जर्मनी। वो 5-6 दिन वहाँ रहेंगे और वहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी। उससे पहले हम कुछ वीडियो हैं वो हम आपको दिखा देते हैं राहुल गांधी के, जो सदन में उन्होंने उठाए। सर क्या बोलना चाहेंगे, अपोजिशन ने वॉकआउट किया? होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा, जी। डिफेंसिव रिस्पांस, जी और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं जी। उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा, होम मिनिस्टर आपने सवाल पूछा था, 2-3 चीजें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी? वॉकआउट क्यों किया? इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that,
also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law, and we are going to change it retroactively, and we are going to come and find you. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commission? In December 2023, they changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the result of this institutional capture? What is the result of controlling the Chief Election Commissioner and the Election Commission? First of all, we have a set of election campaigns that are tailored to the Prime Minister, so that the Prime Minister's schedule can be fitted in to the program. Second, we have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. There is one woman whose name has appeared more than 200 times in one booth. And it is very clear that the election of Haryana was stolen, and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Nowhere has the Election Commission answered my questions. Why this lady's picture has appeared on the polling list, why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing, why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions, and there is clear proof which I have put in front of the country. But the Election Commission has no answer to these questions, and that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. अब सवाल उठता है कि जैसे ही ये पता चला कि राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं, बस बीजेपी के जो आईटी सेल है और उसके जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं एकदम पिल पड़े कि वो जब सदन चलता है तब वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। वो इस तरह के नेता नहीं हैं। तो इस मुद्दे पर अब कांग्रेस ने क्या जवाब निकाला है वो भी है हमारे पास, और ऑथेंटिक जानकारी के साथ हम ये बात आपके सामने कहते हैं। क्योंकि जब भी राहुल विदेश जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और दूसरे आईटी सेल वाले उन पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। अब हम लाते हैं आपके सामने नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक संसदीय सत्र के दौरान कितने बार बाहर गए, ये चीज़ें हमारे सामने एक रिकॉर्ड पर हैं। हम 85% के आसपास, 83 से 85% के आसपास नरेंद्र मोदी सदन चलते हुए सदन से को छोड़ करके विदेश यात्राओं पर गए हैं। वो एक रिकॉर्ड हम आपको दिखाते हैं, आप ताज्जुब करेंगे और आपको पता चलेगा कि राहुल पर जो आरोप मढ़े जाते हैं उसमें मोदी सबसे ज़्यादा फंसे हुए हैं। देखिए, सुनिए, हम बताते हैं आपको। नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों में 2014 से 25 तक हम संसदीय सत्रों के दौरान उनकी विदेश यात्रा की पूरी व्याख्या यहाँ कर रहे हैं, आप सुनिए। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। वर्तमान तिथि 11 दिसंबर 2025 होने के कारण उनके पूरे 12 वर्ष हो चुके हैं। भारतीय संसद के सत्र सामान्यतः 3 होते हैं। बजट सत्र होता है फरवरी से मई के बीच, लगभग एक ही
फरवरी से 31 मई तक। मानसून सत्र होता है जुलाई से अगस्त, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर, लगभग 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक। ये तिथियां वर्ष दर वर्ष थोड़ी बहुत भिन्न हो जाती हैं, लेकिन समय निर्धारित रहता है। लेकिन मानक अवधि के आधार पर हम लोगों ने विदेश यात्राओं को फिल्टर किया है। केवल ये यात्राएं शामिल हैं जो इन सत्रों के अवधि में हुई हैं। यदि यात्रा सत्र की सीमा पर ही प्रासंगिकता का भाग शामिल है। सूची हमें जो उपलब्ध हुई है विकिपीडिया से भी ली है और कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड पर भी है, वहाँ से हम आपके सामने। लगभग 85 से 90% यात्राएं सत्रकाल के दौरान ही नरेंद्र मोदी ने की हैं, जैसा कि विभिन्न स्रोतों से पुष्टि होती है। 2014 मानसून सत्र जुलाई ब्राज़ील की यात्रा पर 13 से 16 जुलाई। मानसून सत्र जुलाई नेपाल 3 से 4 अगस्त। मानसून सत्र जुलाई जापान 30 अगस्त 3 सितंबर तक, 30 अगस्त का भाग है ये। शीतकालीन सत्र में नवंबर म्यांमार 11 से 13 नवंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर ऑस्ट्रेलिया 14 से 18 नवंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर फिजी 19 नवंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर नेपाल 25 से 27 नवंबर। ये 2014 का आंकड़ा था, अब 2015 का आंकड़ा हम लाते हैं। बजट सत्र में 10 से 11 मार्च सेशेल्स। बजट सत्र मार्च मॉरिशस 11 से 13 मार्च। बजट सत्र मार्च श्रीलंका 13 से 14 मार्च। बजट सत्र मार्च सिंगापुर। बजट सत्र मार्च फ्रांस 9 से 12 अप्रैल। बजट सत्र अप्रैल जर्मनी 12 से 14 अप्रैल। बजट सत्र अप्रैल कनाडा 14 से 16 अप्रैल। बजट सत्र मई चीन 14 से 16 मई। बजट सत्र मई मंगोलिया 16 से 17 मई। बजट सत्र मई दक्षिण कोरिया 18 से 19 मई। मानसून सत्र जुलाई उज्बेकिस्तान 6 जुलाई। मानसून सत्र में ही जुलाई कजाकिस्तान 7 जुलाई। मानसून सत्र जुलाई रूस 8 से 10 जुलाई। मानसून सत्र जुलाई तुर्किस्तान 10 से 11 जुलाई। मानसून सत्र जुलाई किर्गिज़स्तान 12 जुलाई। मानसून सत्र जुलाई ताजिकिस्तान 12 से 13 जुलाई। मानसून सत्र अगस्त संयुक्त अरब अमीरात 16 से 17 अगस्त। शीतकालीन सत्र नवंबर यूनाइटेड किंगडम 12 से 14 नवंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर टर्की 15-16 नवंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर मलेशिया 21 से 22 नवंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर सिंगापुर 23 से 25 नवंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर संयुक्त राष्ट्र फ्रांस 30 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर। शीतकालीन सत्र दिसंबर रूस 23-24 दिसंबर। शीतकालीन सत्र दिसंबर अफगानिस्तान 25 दिसंबर। शीतकालीन सत्र दिसंबर पाकिस्तान 25 दिसंबर। अब 2016 आ जाइए, ये तो 2014 तक का था। बजट सत्र मार्च अप्रैल यूरोपीय संघ बेल्जियम 30 मार्च। बजट सत्र मार्च अप्रैल संयुक्त राज्य अमेरिका 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल। बजट सत्र अप्रैल सऊदी अरब 2 से 3 अप्रैल। बजट सत्र मई ईरान 22 से 23 मई। मानसून सत्र जुलाई मोजम्बिका 7 जुलाई। मानसून सत्र जुलाई दक्षिण अफ्रीका 8 से 9 जुलाई। मानसून सत्र जुलाई तंजानिया 10 जुलाई। मानसून सत्र जुलाई केन्या 11 जुलाई। शीतकालीन सत्र नवंबर थाईलैंड 10 नवंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर जापान 11 से 12 नवंबर। अब आते हैं 2017 में। बजट सत्र मई में हुआ श्रीलंका 11 से 12 मई। बजट सत्र मई जर्मनी 29-30 मई और इसी दौरान 30-31 मई स्पेन और इसी दौरान 31 मई से 2 जून 31 मई का भाग है ये रूस। मानसून सत्र जुलाई में ही इजराइल 4 से 6 जुलाई। मानसून सत्र जुलाई जर्मनी 7-8 जुलाई। शीतकालीन सत्र नवंबर फिलीपींस 12 से 14 नवंबर। अब आता है 2018 का भाग। बजट सत्र के दौरान फरवरी में जॉर्डन 9 फरवरी, फिलीपींस 10 फरवरी, संयुक्त अरब अमीरात 10 से 11 फरवरी,
और ओमान 11-12 फरवरी। अब स्वीडन 16 से 18 अप्रैल बजट सत्र ही चल रहा है। अप्रैल यूनाइटेड किंगडम 18 से 20 अप्रैल। फिर बजट सत्र में अप्रैल से जर्मनी 20 अप्रैल। मई में आते हैं चीन 27-28 मई। मई में ही नेपाल 11-12 मई। और मई में ही रूस 21 मई। मई में ही इंडोनेशिया 29-30 मई। और इसी दौरान मलेशिया 31 मई। इसी दौरान सिंगापुर 21 मई से 2 जून 31 मई का भाग है ये। मानसून सत्र जुलाई रवांडा 23 से 24 जुलाई। इसी जुलाई में ही युगांडा 24-25 जुलाई। इसी दौरान दक्षिण अफ्रीका 25 से 27 जुलाई। अगस्त में नेपाल 30-31 अगस्त। और नवंबर में ही सिंगापुर 14 से 15 नवंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर में मालदीव 17 नवंबर। शीतकालीन सत्र में ही नवंबर दिसंबर में। और अर्जेंटीना में 29 दिसंबर से लेकर 1 दिसंबर तक 2019 में अब आते हैं। 2019 फरवरी में दक्षिण कोरिया 21-22 फरवरी। बजट सत्र जून मालदीव 8 जून। और जून में ही श्रीलंका 9 जून। जून में ही कजाकिस्तान 14-15 जून। और जून में ही जापान 27-29 जून। और भूटान में 17-18 अगस्त। और फ्रांस में 22-23 अगस्त। संयुक्त अरब अमीरात 23 से 24 अगस्त। बहरीन में 24-25 अगस्त। फ्रांस में 25-26 अगस्त। सितंबर में रूस 4-5 सितंबर। और सत्र समाप्ति के निकट मानकों के अनुसार शामिल है। शीतकालीन सत्र नवंबर थाईलैंड 2 और 4 नवंबर। इसी दौरान ब्राज़ील 13-14 नवंबर। अब हम आते हैं 2020 में मोदी जी सत्रों के दौरान कहाँ गए। कोविड महामारी के कारण कोई प्रमुख विदेशी यात्रा नहीं हुई। 2021 में बजट सत्र मार्च बांग्लादेश 26 से 27 मार्च। और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड किंगडम 1 नवंबर से 3 नवंबर तक। अब हम 2022 में आते हैं। मई में 2 मई जर्मनी, 3-4 मई डेनमार्क, 4 मई फ्रांस, 16 मई नेपाल, 23-24 मई जापान। और नवंबर में इंडोनेशिया 15-16 नवंबर। अब 23 में आते हैं। 19 से 21 मई जापान। 21 से 22 मई पापुआ न्यू गिनी। और ऑस्ट्रेलिया 22 से 24 मई तक। मानसून सत्र जुलाई फ्रांस में 15 जुलाई। और संयुक्त अरब अमीरात 15 जुलाई। और अगस्त में दक्षिण अफ्रीका 22 से 24 अगस्त। मानसून सत्र अगस्त में ग्रीस 25 अगस्त। नवंबर दिसंबर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अरब अमीरात 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक। अब हम 24 में आते हैं, 2024 की बात कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात 13 से 14 फरवरी ये था, बजट सत्र चल रहा था। कतर गए थे 14 से 15 फरवरी, ये भी बजट सत्र चल रहा था। भूटान गए थे 22 से 23 मार्च। इटली गए थे 13 से 14 जून। जुलाई में गए थे रूस 8-9 जुलाई। ऑस्ट्रिया गए थे 9 से 10 जुलाई। पोलैंड गए थे 21 से 22 अगस्त। और यूक्रेन गए थे 2023-24 मानसून सत्र के दौरान। शीतकालीन सत्र में ब्रुनोई 3-4 सितंबर। शीतकालीन सत्र में ही सिंगापुर 4-5 सितंबर। और नाइजीरिया 16 से 17 नवंबर। ब्राज़ील 18 से 19 नवंबर। गुयाना 19 से 21 नवंबर। शीतकालीन सत्र ही चल रहा था उस समय। कुवैत गए थे 21 से 22 दिसंबर। अब हम 2025 को लेते हैं। फरवरी में फ्रांस गए थे 10-12 फरवरी को। संयुक्त राज्य अमेरिका 12 से 13 फरवरी ये बजट सत्र चल रहा था। मॉरिशस 11 से 12 मार्च। अप्रैल में गए थे थाईलैंड 3 से 4 अप्रैल। श्रीलंका 4 से 6 अप्रैल। 15 से 16 जून तक साइप्रस
16-17 जून कनाडा, 18 जून क्रोएशिया और 2-3 जुलाई को घाना, और त्रिनाड और टोबैको में 3-4 जुलाई को, अर्जेंटीना में 4-5 जुलाई, और ब्राज़ील गए थे 5 से 8 जुलाई। नामीबिया गए थे 9 जुलाई को, ये मानसून सत्र की बात है। यूनाइटेड किंगडम गए थे 23-24 को, और अगस्त में मालदीव गए थे 25-26 अगस्त को, और जापान गए थे 29-30 अगस्त को, और चीन गए थे 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर को। शीतकाल सत्र भूटान गए थे 11-12 नवंबर, और शीतकालीन नवंबर जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ 21-23 नवंबर को। ये सारी यात्राएं उन्होंने द्विपक्षीय बैठकों के लिए, जो भी वो होता है एक विदेशी लोगों के साथ जो बातचीत होती है, उन बैठकों में भाग लेने के लिए किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आप सोचते होंगे कि आपने इतनी यात्राएं क्यों गिना दी, वो प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अरे भाई, तो राहुल गांधी भी विपक्षी दलों के नेता हैं, तो वो भी कहीं भी जा सकते हैं। इस तरह के जो तर्क होते हैं, मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि आप जिस तरह से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी खुद फंस जाते हैं। मेरा ये मकसद था इस चीज़ को यहाँ उभार कर लाने का, कि भाई आप बार बार इस तरह की जो कहानी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें खुद ही घुस जाती है। अभी जो सत्र चल रहा है, इसमें ये डील हुई थी कि भी आप वंदे मातरम पर बहस करा लीजिए, हम आपको चुनाव सुधारों पर, लेकिन चुनाव सुधार में पूरी बोट चोरी खोल दी राहुल गांधी ने, संसद में खोली है। पहले तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और ज्ञानेश गुप्ता कहा करते थे कि नहीं आप शपथ पत्र दीजिए, नहीं तो आप माफ़ी मांगिए। आज उन्होंने संसद के पटल पर ही सारी चीज़ें रख दी कि कहाँ कहाँ फ्रॉड हो रहा है, और ज्ञानेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के वोट चोरी करवा रहे हैं और सरकारें बनवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ इसलिए कि एक जो माहौल बनाने की कोशिश भाजपा करती है, उसमें वो खुद ही फंसती चली जाती है। खैर, मेरा एनालिसिस और ये वीडियो आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।